Hello friends, good morning to all of you. And so it is IFSC operational guidelines. IFSC क्या होता है? What is IFSC? Anyone? ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड नहीं है, स्टैंडर्ड कोड नहीं है. दिस इज नॉट द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड और समथिंग. नो. देखो IFSC जो है ना, इट्स लाइक कि अगर मान लो अगर कोई यूनिट है स्पेसिफिकली, अगर वो IFS यूनिट है, उसको बेसिकली रेजिडेंट मानते हैं हम आउटसाइड इंडिया. उसे क्या मानते हैं? रेजिडेंट मानते हैं आउटसाइड इंडिया. एंड इट्स बेसिकली अबाउट द गिफ्ट सिटी. एक आपको हिंट देता हूं, इट्स अबाउट द गिफ्ट सिटी. सो IFSC किससे रिलेटेड है? गिफ्ट सिटी से रिलेटेड है. इफ यू डोंट नो अबाउट द गिफ्ट सिटी, अगेन आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं. इट्स अबाउट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर. सो जब कभी IFSC आए, सिर्फ इंडियन फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कोड नहीं होता. इट्स अबाउट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर. राइट. एंड गिफ्ट सिटी कहां पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन गुजरात. अब मेन लीगल पोजीशन क्या होती है? व्हाट इज अ लीगल पोजीशन? अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ब्रांच को सेटअप किया जाता है IFSC में, अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या ब्रांच को सेटअप किया जाता है IFSC में, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए समझना जरूरी है, राइट, कि उसे पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड कंसीडर किया जा रहा है. दैट इज कंसीडर्ड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, राइट, फॉर द फेमा पर्पसेस. फॉर द फेमा पर्पसेस, राइट. तो IFSC यूनिट वो होता है एंड जो बेसिकली सेटअप किया गया है अंडर द इंडियन टेरिटरी ओनली. लेकिन उसे रिकॉग्नाइज किस तरह से किया जाएगा? इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. कौन से पर्पस के लिए? फेमा के पर्पस के लिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के पर्पस के लिए उसे पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा. सो अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है IFSC यूनिट के बीच में एंड इंडियन रेजिडेंट के बीच में, तो उसे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा. क्लियर विद इट? सो चाहे आपने IFSC को इस्टेब्लिश तो इंडिया में ही की है, लेकिन अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट जो करी है उसी उसकी एज सच IFSC करी है, इस्टेब्लिशमेंट एज सच IFSC के करी है, तो आप उसे रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कंसीडर करते हो. एंड अगर कोई ट्रांजैक्शन आप उस यूनिट के साथ करते हो, IFSC यूनिट के साथ करते हो, तो उसे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट ट्रांजैक्शन माना जाता है. राइट. तो इसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं? लाइक मान लो आपने कोई पेमेंट रिसीव करी है या पेमेंट आपने रिमिट करी है, बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया, इशू किया, नेगोशिएट किया, या सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया, या डेप्ट को एक्नॉलेज किया, दोज ऑल विल बी कंसीडर्ड. राइट. एंड IFSC यूनिट्स को ऑफशोर एंटिटी माना जाता है फॉर द फेमा पर्पसेस. दोज आर कंसीडर्ड टू बी ऑफशोर एंटिटीज और रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एंटिटीज. क्लियर विद इट? Further, it's about the regularization of the assets held abroad. Regularization of the assets held abroad. सो ये बेसिक पार्ट जो है एक स्पेशल फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप वायलेट करते हो फेमा को, अगर आप फॉरेन एसेट्स को होल्ड कर रहे हो, राइट, एंड आप वायलेट किया आपने फेमा को, लेट्स से रिलेटेड टू डिक्लेरेशन, टैक्स और पेनल्टी, राइट. सो दैट्स अबाउट कि अगर आपके पास कोई एसेट ऐसे थे जिनको आपने डिक्लेयर नहीं किया था पहले, राइट, एंड फर्दर उसके बाद आपने उनको डिक्लेयर कर दिया. आफ्टर दैट यू डिक्लेयर्ड देम, आपने उसके रिलेटेड टैक्स भी पे कर दिया, पेनल्टी भी पे कर दी, देन यू कैन बी रेगुलराइजिंग इट. सो वो एसेट्स जो आपने डिक्लेयर किए थे अंडर द ब्लैक मनी एक्ट, दोज वर बेसिकली डिक्लेयर्ड अंडर द ब्लैक मनी एक्ट, और आपने उसके तहत जो डिक्लेरेशन थी वो तो दे दी है,
आपने डिक्लेरेशन भी दे दी है, आपने टैक्स भी पे कर दिया है, आपने पेनल्टी भी पे कर दी है, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आपने डिक्लेरेशन दे दी है फिर आपके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, राइट? डिक्लेरेशन के बाद कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, लेकिन आपको उन एसेट्स को डिस्पोज करना होगा एंड उनको रिपेट्रिएट करना होगा इंडिया में विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। 180 दिन के अंदर अंदर आपको उन एसेट्स को डिस्पोज करते हुए पैसा वापस इंडिया में लेकर आना पड़ेगा। और अगर आप उन एसेट्स को रिटेन करना चाहते हो तो आप रिटेन कर सकते हो, लेकिन आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। और अगर अप्रूवल डिनाई हो गया यानी कि परमिशन नहीं दी गई तो फिर डिस्पोजल एंड रिपेट्रिएशन इज मैंडेटरी, राइट? तो वो जो डिस्पोजल है, वो रिपेट्रिएशन है, वो मैंडेटरी रहेगा। एंड ये कोई ऑनगोइंग स्कीम नहीं है, इट्स अबाउट द 2015 ब्लैक मनी एक्ट जो था 2015 में था, एंड तब उस टाइम पर आया था ये, ठीक है? एंड वो सिर्फ उसी टाइम पीरियड के लिए एप्लीकेबल था जब तक वो विंडो एप्लीकेबल थी, नॉट फॉर अदर केसेस। देन इट इज रेमिटेंस फैसिलिटीज, लाइक कुछ एक स्पेशल केसेस है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट द ओवरसीज टीवी मीडिया सब्सक्रिप्शंस। ओवरसीज टीवी मीडिया सब्सक्रिप्शन, तो मान लो कि आप टीवी मीडिया के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो उसके लिए जो केबल ऑपरेटर्स हैं और कलेक्शन एजेंट्स हैं इंडिया में, वो रिमिट कर सकते हैं, दे कैन बी रिमिटिंग द अमाउंट, राइट? लाइक फॉर द सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फ्रॉम द इंडियन सब्सक्राइबर्स, जो एलिजिबल एडवर्टीजमेंट चार्जेस हैं जो कलेक्ट किए इंडिया में, उसके लिए बेसिकली वो पैसा रिमिट कर सकते हैं, राइट? उसके लिए कोई आरबीआई के आपको अप्रूवल अलग से लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वन, इट्स अबाउट द ग्लोबल बिड्स फॉर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, like forex transaction basically allowed है for government authorized projects in India, that's basically allowed, ठीक है? तो रेजिडेंट्स जो है उनकी लाइबिलिटी बन सकती है या फिर वो पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबल बिड्स, ठीक है? थर्ड है सेल प्रोसीड्स ऑफ ओवरसीज टेलीफोन कार्ड, तो इंडिया में जो एजेंट हैं ओवरसीज प्रीपेड टेलीफोन कार्ड इश्योर के, वो बेसिकली नेट सेल्स को रिमिट कर सकते हैं, लाइक जो उन्होंने अपनी कमीशन चार्ज करी, लेट से कार्ड आया 1100 रुपए का, इन्होंने चार्ज कर लिया कस्टमर को, था वो 600 रुपए का, तो 500 रुपए अपनी कमीशन रख ली और 600 रुपए रिमिट कर दिया, दैट्स बेसिकली अलाउड, वो भी चीज अलाउ करी गई है। फर्दर टेक्निकल कोलैबोरेशन अग्रीमेंट हो सकता है एडी कैटेगरी 1 बैंक का, राइट? में अलाउ, वो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज को अलाउ कर सकते हैं फॉर रॉयल्टी पर्पसेस, फॉर लमसम पेमेंट पर्पसेस, अगर कोई टेक्निकल कोलैबोरेशन हुआ उस पर्पस के लिए, उस पर्पस के लिए भी ये अलाउड रहता है कि एडी कैटेगरी 1 बैंक जो है वो रॉयल्टी पेमेंट्स के लिए, लमसम पेमेंट्स के लिए अलाउ कर सकते हैं, एंड इसमें कोई मिनिस्ट्री का अप्रूवल आपको अलग से नहीं चाहिए रहेगा। फर्दर इट्स रिलेटेड टू परचेज ऑफ ट्रेडमार्क और फ्रेंचाइजी इन इंडिया, लेट्स से आपने कोई फ्रेंचाइजी परचेज करनी है, आपने कोई ट्रेडमार्क परचेज करना है, तो बिना आरबीआई के अप्रूवल के आप उसके लिए रिमिटेंस कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। देन इट्स रिलेटेड टू टूर अरेंजमेंट रिमिटेंसेस बाय द एजेंट्स, लाइक मान लो एजेंट है, आपने टूर बुक करना है, उसके लिए आपको होटल बुकिंग करनी है, टिकट पासेस बुक करने हैं, टूर पैकेजेस के लिए करना है, ठीक है? तो डेफिनेटली उसके लिए अगर आप पेमेंट्स करना चाहते हो तो एजेंट्स को अलाउ किया गया है, एजेंट्स को इस चीज के रिलेटेड अलाउ किया गया है, बट देर आर सम की कंडीशंस रिलेटेड टू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट द सोर्स, इट्स अबाउट द फॉरेक्स सोर्स, यानी कि आपने जो फॉरेन एक्सचेंज को परचेज किया है वो ऑथराइज चैनल से परचेज किया हो, तब आपको पहली चीज ये अलाउड रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट द फॉरेक्स सोर्स। सेकेंड थिंग, इट्स अलाउड टू एजेंट अकाउंट, इट्स अलाउड टू द एजेंट अकाउंट, यानी कि जो फॉरेक्स अकाउंट होगा वो कलेक्शन या रिफंड पर्पस के लिए होना चाहिए, एंड देयर मस्ट बी एन एजेंट अकाउंट रिलेटेड, फॉरेन करेंसी अकाउंट रहेगा इन द नेम ऑफ एजेंट, जो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट रहेगा वो एजेंट के नाम में रहेगा, जिसमें आप पैसा या तो कलेक्ट कर रहे हो या रिफंड के लिए उसमें से पैसा डेबिट कर रहे हो।
right? And further, third one, it's about the transport charges. Like अगर आपके कोई ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, ठीक है, तो वो टूर ऑपरेटर बेसिकली बाहर भेज सकता है विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस बेसिकली अलाउड है. फर्दर कंसोलिडेटेड टूर्स, लाइक कंसोलिडेटेड टूर्स क्या होते हैं, जहां पर आप एक फिक्स्ड अमाउंट बाहर पे कर देते हो एंड फर्दर इट विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, राइट? तो उसके रिलेटेड भी रिमिटेंस कवर की जा सकती है, बट इट इज लिमिटेड टू द फॉरेक्स रिसीव्ड कंसोलिडेटेड टूर्स के लिए. लाइक कंसोलिडेटेड जो फॉरेन टूरिस्ट हैं कवरिंग द नेबरिंग कंट्रीज, उन्होंने बेसिकली मल्टीपल कंट्रीज में ट्रैवल करना है, अब उसके लिए भी अलाउड है. लेट्स से कोई फॉरेन टूरिस्ट है एंड वो इंडिया में विजिट कर रहे हैं और साथ के साथ उनको जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर भी विजिट करना है, राइट? तो जितना इन्होंने इनवर्ड रेमिटेंस किया उसके हिसाब से, कंसोलिडेटेड टूर के हिसाब से बाहर आप रिमिट करना चाहते हो तो वो अलाउड है, राइट? फर्दर इट्स अबाउट द बेनिफिशियरी कंट्रीज, रिस्ट्रिक्टेड कंट्री. अगर बेनिफिशियरी कंट्री जहां पर पैसे अपने करने हैं वो रिस्ट्रिक्टेड कंट्री है तो क्या अलाउड है? नो, देन इट इज नॉट अलाउड एंड फर्दर इट शुड नॉट बी पाकिस्तान. इट शुड नॉट बी पाकिस्तान. सो टूर एजेंट्स के लिए ये कुछ कंडीशंस है कि फॉरेक्स का सोर्स जो होना चाहिए वो जेन्युइन होना चाहिए, एजेंट का अकाउंट होना चाहिए डेफिनेटली फॉरेन करेंसी अकाउंट के रिलेटेड, जहां पर पैसा या तो आप कलेक्ट करोगे या फिर जिसके थ्रू आप रिफंड करोगे. ट्रांसपोर्ट चार्जेस आउटसाइड इंडिया अलाउड है जी. कंसोलिडेटेड टूर्स के लिए अलाउड है सब्जेक्ट टू कि जितना पैसा फॉरेन करेंसी के रूप में बाहर से आया है उससे ज्यादा का पैसा आप बाहर रिमिट नहीं कर सकते हो. और बेनिफिशियरी कंट्री की रिस्ट्रिक्शन है, जिस कंट्री में पैसा भेज रहे हो भाई वो पाकिस्तान नहीं होना चाहिए. देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू इट. After that, it's about the guarantee for import of services. Guarantee for import of services. तो एडी कैटेगरी वन बैंक जो है वो गारंटी इशू कर सकते हैं इन फेवर ऑफ द नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑन बिहाफ ऑफ अ रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर. तो यहां पर लिमिट रखी गई है कि एडी कैटेगरी वन बैंक को अलाउ किया गया है कि गारंटी को इशू किया जा सकता है, राइट, इन फेवर ऑफ नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर. लेकिन मैक्सिमम थ्रेशोल्ड किसके कुल रहेगी, गारंटी अमाउंट किसके कुल रहेगा, यूएसडी 500,000 और उसके इक्विवेलेंट अमाउंट के रहेगा. एंड फर्दर कंडीशंस क्या है, सबसे पहले बैंक को ये पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन जो है वो बिल्कुल जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है. एंड फर्दर गारंटी जो होगी, देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट कंट्रेक्चुअल लायबिलिटी. देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट कंट्रेक्चुअल लायबिलिटी बिटवीन द रेजिडेंट एंड द नॉन रेजिडेंट. तो उस बेसिस के ऊपर फॉर द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज गारंटी दी जा सकती है. लाइक आपने कोई सर्विसेज को इंपोर्ट करना है बाहर की कंट्री से, यू वांट टू इंपोर्ट द सर्विसेज, राइट, एंड उस पर्पज के लिए आपने ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी वन की गारंटी लेके देनी है. तो 500,000 के अमाउंट, यूएसडी अमाउंट या इसके इक्विवेलेंट अमाउंट की गारंटी जो है वो अलाउ की गई है. लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है, बोनाफाइड सेटिस्फेक्शन जरूरी है और डायरेक्ट कंट्रेक्चुअल लायबिलिटी मस्ट बी देयर बिटवीन द रेजिडेंट एंड द नॉन रेजिडेंट. यानी कि कंट्रेक्चुअल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि रेजिडेंट के ऊपर लायबिलिटी है कि भाई उसने नॉन रेजिडेंट को पैसे पे करने हैं, वो होना जरूरी है, राइट? Then after that, it's about the operational instructions to authorized persons. Authorized persons के लिए ऑपरेशनल स्ट्रक्चर, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस क्या रहते हैं उसके बारे में. तो ऐसा कोई फिक्स्ड चेकलिस्ट नहीं है. देयर इज नो फिक्स्ड चेकलिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन जो हर एक रेमिटेंस के लिए चाहिए. ऑथराइज्ड डीलर को एक डेक्लरेशन लेनी पड़ेगी कि आप फीमा की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके साथ कंप्लाई कर रहे हो, एंड डॉक्यूमेंट्स को आपको रिटेन करना पड़ेगा ताकि कई ऑडिट करना है, कुछ करना है वो कर पाए. एंड अगर आप बेसिकली नॉन कॉपरेटिव है कस्टमर तो रिटर्न रिफ्यूजल आप दे सकते हो. एडी मस्ट रिफ्यूज इन राइटिंग. एंड अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन होती है, अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन है, इवेजन है, आपको सस्पिशन है, तो डेट मस्ट बी रिपोर्टेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो डेट्स अबाउट द ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस फॉर द ऑथराइज्ड प्रोसेस. सो ऐसा कोई चेकलिस्ट नहीं है, जस्ट आपको कंप्लायंस को चेक करना है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 ऑफ द फेमा. जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 है वो किस चीज के साथ डील करता है, एनी आइडिया?
जो सेक्शन 10 है, सब सेक्शन 5 है फेमा का, वो किस चीज के साथ डील करता है? देखो जितना पार्टिसिपेट करोगे आप उतना ज्यादा बेटर रहता है। लाइक मोर यू पार्टिसिपेट मोर यू विल बी लर्निंग, राइट? ओके, सो देखो जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 है, इट्स अबाउट द मैंडेटरी ड्यूटीज, लीगल पावर की डाउटफुल ट्रांजेक्शन है, कोई इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, सस्पेक्टेड वायलेशन है, नॉन कॉपरेशन बाय द एप्लीकेंट, उसे सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के अंदर कवर किया जाता है। कोर कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके अंदर कवर किया जाता है, कोर कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, राइट? Then after that, it's about the Form A2 and thresholds. It's quite important. Form A2 and thresholds. देखो अगर कोई नॉन इम्पोर्ट रेमिटेंस होती है, कोई भी नॉन इम्पोर्ट रेमिटेंस है, वहां पर फॉर्म A2 रिक्वायर्ड रहता है। कम से कम 1 साल के लिए आपको उसे रिटेन करना पड़ता है, दैट इज टू बी रिटेन। एंड अगर आपका रेमिटेंस का अमाउंट 25,000 USD तक का है तो सिंपल लेटर अलाउड है, देन द सिंपल लेटर इज बेसिकली अलाउड। पेमेंट मोड जो होगा वो चेक के थ्रू या किसी चीज के होगा। ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो, अगर लाइक इंडिविजुअल के केस में अगर अमाउंट जो है वो 25,000 USD तक का है, ऑनलाइन सबमिशन भी की जा सकती है कॉर्पोरेट के द्वारा, अगर अमाउंट जो है वो 1 लाख USD तक का है, देन इट कैन बी डन, राइट? तो 25,000 USD तक सिंप्लीफाइड कंप्लायंस चल सकता है, और 1 लाख USD का कैप रखा गया है फॉर द कॉर्पोरेट ऑनलाइन पर्पसेस, राइट? तो अदरवाइज आपको फॉर्म A2 जो है किसी भी नॉन इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन, फॉर द नॉन इम्पोर्ट ट्रांजेक्शंस, फॉर्म A2 इज टू बी सबमिटेड। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए थ्रेशोल्ड मैक्सिमम कितना है? 25,000 USD के इक्विवेलेंट, और कॉर्पोरेट के लिए 1 लाख USD का थ्रेशोल्ड इसके रिलेटेड है, राइट? ऑनलाइन सबमिशन को लेकर के, ऑनलाइन सबमिशन को लेकर के बात कर रहा हूं मैं। इंडिविजुअल के लिए जो लिमिट है 25,000 USD की है, और कॉर्पोरेट के लिए 1 लाख USD की लिमिट है। देन इट इज रिलेटेड टू द इनकम टैक्स क्लियरेंस, ये भी रिमिटेंस कंप्लायंस के साथ रिलेटेड है। दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द रेमिटेंस कंप्लायंस। तो आरबीआई जो है वो टैक्स रूल्स को प्रिस्क्राइब नहीं करता, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आरबीआई टैक्स रूल्स को प्रिस्क्राइब नहीं करता। इट्स द ड्यूटी ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1, ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स, नॉट कैटेगरी 1 ओनली, ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टैक्स लॉज को अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी कंप्लायंस को चेक करना है। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया था फॉर्म 15C, A एंड CB को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। नाउ इन देयर प्लेस जो फॉर्म 145 है, फॉर्म 146 है, वो अवेलेबल है। एंड फर्दर ये कब एप्लीकेबल होंगे? लाइक रिमिटेंस टैक्सेबल हो, पहली चीज ये है, या जो एग्रीगेट अमाउंट है फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख से ज्यादा है, तब आपको फॉर्म 145 146 जो है वो आपको देखने पड़ेंगे, राइट? क्लियर विद इट? यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया? तो डेट वाज बेसिकली ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्लियर विद इट? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। एंड अगर आपको कंप्लीट PDF फाइल चाहिए तो सिंपली लिखो फॉरेक्स और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।